हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 8 का पार्ट 2 लेकर। इसमें हम लोग सारा एमसीक्यू कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है हम लोग को। बस एक ही वीडियो ये लास्ट रहेगा जिसमें 8 क्लास में पूछने वाले सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चंस इसी के अंडर में हो जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट 2 में। हम लोग पिछले भाग में यहाँ तक पढ़े थे जंगल में आग लगने के कारण। तो इसमें पढ़ा जाए कि मनुष्यों की लापरवाही के कारण आग लगता है, सूर्य की गर्मी से आग लगता है और बिजली गिरता है, इसके भी कारण आग लग जाती है। अब हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में चलिए, पहला क्वेश्चन है कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता। ये आपको ऑप्शन में रहेगा। यौनारंभ मतलब 10 से 12 साल के अंडर पे क्या क्या नहीं होता है परिवर्तन हम लोग को। तो रजोनी वृत्ति जिसको बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं स्त्रियों में, ये नहीं होता है। ये यौनारंभ में नहीं होता है ये। आगे स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। जो मासिक स्राव होता है उसकी अवधि क्या है, सामान्य अवधि। तो ये 28 दिनों का चलता है। 28 दिनों का अवधि चलता है। कितनी उम्र तक शैशवा अवस्था कहा जाता है। कितने उम्र तक को बोलेंगे शैशवा अवस्था, बच्चापन किसको बोलेंगे। तो 0 से 5 वर्ष। 0 से कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है। तो 0 से 5 साल तक की उम्र को बोलते हैं शैशवावस्था बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यौनारंभ की उम्र क्या होती है। यौनारंभ की उम्र होती है 10 से 12 साल। यौनारंभ की उम्र क्या होती है, 10 से 12 साल होती है। किशोरा अवस्था की उम्र क्या होती है, 11 से 19 साल। ये 11 से 19 साल में ही होता है रजोनी वृत्ति का समय। हाँ, तो किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष तक का होता है। पुरुष हार्मोन कौन सा है, नाम बताइए। तो पुरुष हार्मोन का नाम रहता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और लड़कों के गलों में उभरा हुआ जो भाग रहता है, गला का जो फूलता है उभरा हुआ भाग, उसको क्या बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं, या तो बोलते हैं एडम्स एप्पल बोलते हैं। और मादा हार्मोन कौन है, तो पुरुष हार्मोन भी पूछता है और मादा हार्मोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष हार्मोन और एक मादा हार्मोन। तो पुरुष हार्मोन का हो गया टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन का नाम हो जाएगा एस्ट्रोजन। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है। वृषण और अंडाशय जो रहता है उसमें जो हार्मोन जो भी निकलता है जिसके कारण हम लोग का नर और मादा का बॉडी में जो भी चेंजेज आता है उसको क्या हार्मोन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंगिक हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, नर शिशु का लिंग निर्धारण के गुणसूत्र क्या है। तो हम नर शिशु का लिंग निर्धारण का गुणसूत्र है XY। XY को ही हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ताकि इसी से ही पता चलता है कि होने वाला जो बच्चा है वो नर होगा कि मादा होगा। इसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है। उसमें से एक ही जोड़ा XY रहता है, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। 22 जोड़ा सेमी 22 जोड़ा X रहता है सेम टाइप का, तो XY को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं, इसको गुणसूत्र बोलते हैं। ये गुणसूत्र ही रहता है जो हम लोग केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ रहता है, तो हम लोग का केंद्रक में गुणसूत्र रहता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नाम का रोग हो जाता है, डायबिटीज बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, एड्स कैसे फैल सकता है। एड्स कैसे पड़ता है, तो याद रखिएगा खून चढ़ाने से फैलेगा, किसी का जूठन खाने से फैलता है, लैंगिक संपर्क के कारण भी फैलता है एड्स। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। अब अगले जैसे हम लोग प्रकाश में आते हैं, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाते हैं, किसके कारण हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश का, प्रकाश नहीं रहेगा देख पाइएगा, लाइट कटा हुआ रहेगा देख पाइएगा, नहीं दिखेगा। प्रदीप्त वस्तु का नाम बताइए। देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त ये दोनों का एग्जाम्पल जरूर पूछता है। तो प्रदीप्त जिसके पास जलता है जो, और जो लाइट देता है, जैसे हम क्या आ जाएगा, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, तारा, ये सब क्या है, प्रदीप्त है। और अप्रदीप्त में दीवार, पृथ्वी, चंद्रमा, पेड़। याद रखिएगा पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा पूछता है, चंद्रमा बार बार पूछता है कि चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त है। चंद्रमा कैसा है, अप्रदीप्त है, इसका पास लाइट नहीं रहता है अपना।
इसका पास अपना लाइट नहीं रहता है। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। परावर्तन के 2 नियम हम लोग पढ़े हैं। परावर्तन किसको बोलते हैं? प्रकाश आके टकरा के वापस चल जाता है, उसी को परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन का 2 नियम है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो खुद प्रकाश देगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश नहीं देगा उसको अप्रदीप्त। एग्जाम्पल बता दिए, प्रदीप्त में हम लोग का सूर्य है, बल्ब है, और अप्रदीप्त में कौन है? चंद्रमा है, पृथ्वी है। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो कोण इसका 0 डिग्री हो जाता है मान। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, वो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। जो दर्पण के पीछे बनता है उसको आभासी फोटो बोलते हैं। वास्तविक फोटो जिसको हम लोग पर्दा पे ला सकते हैं उसको वास्तविक फोटो बोलते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश को तोड़ते तो 7 रंग में टूट जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 3 दर्पण। 3 को समतल दर्पण का उपयोग करते तो बहुमूर्तिदर्शी मतलब हम लोग को ज्यादा फोटो दिखाई देता है। सैलून सब में जाते हैं, पार्लर सब में जाते हो, आपका एक फोटो 3-4 बार दिखता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? अगला, तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग है उसको आइरिस बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। रंगीन भाग, रंगीन भाग मतलब किसी के देखते हैं ना, किसी का ब्राउन कलर का रहता है, किसी का ब्लैक कलर रहता है, ये सब उसी को बोलते हैं आइरिस हम लोग। मानव नेत्र के किस भाग का लेंस रहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो लेंस कैसे रहता है? उत्तल। क्या उत्तल? उत्तल। उत्तल लेंस इस टाइप को बोलते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, अवतल का अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो हम लोग का आंख तो ऐसे रहता है, तो ये हो गया उत्तल लेंस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग कर बनाता है? हम लोग को जो फोटो बनता है आंख में वो कहाँ पे बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना। ये सवाल पूछता है बार बार, रेटिना पे बनता है। हम लोग का जो फोटो रेटिना पे बनेगा। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? जो अंधा रहता है वो सब का पढ़ता है, वो सब कौन सा लिपि का यूज करता है? तो ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का यूज करके ही वो सब पढ़ाई करता है। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो आने वाला प्रकाश को नियंत्रित करेगा, उसी को ही आइरिस बोलते हैं। देखते होंगे प्रकाश कितना, प्रकाश के हिसाब से जब आप कम प्रकाश में जाइएगा तो आपका जो नेत्र की जो आइरिस होता है वो बड़ा हो जाता है, और जब आप ज़्यादा प्रकाश में जाइएगा तो नेत्र का जो आइरिस है वो छोटा हो जाता है। मानव, अब अगला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होता है? कितनी दूरी पे रखेंगे कि हम लोग को अच्छा से साफ साफ हम लोग देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर दूरी भी पूछता है जी, अच्छे से पढ़ना है इसको। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने पे हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पे 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 का ही होगा, आंसर 60 हो जाएगा। अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पे झुके हो तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो 3 को फोटो बनेगा। इसको याद ही कर लीजिएगा, आप अभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते हैं। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? अगर श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है उसको बोलते हैं विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण प्रक्रिया, याद रखिएगा, विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुष बनता है, श्वेत प्रकाश 7 रंग में बंटता है, उसको भी क्या बोलते हैं? विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण है ये। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? जो आता है किरण, पड़ता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो जाता है उसको आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाला को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आने वाला का बात किया तो आपतित किरण हो जाएगा। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को दिखा सकता है उसको पेरिस्कोप बोलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हम लोग का जो लाइट जहाँ से आता है सीधी रेखा में चल के वो सभी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। जैसे कमरे के दूसरे कमरे पे स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रक्रिया है? अभी जस्ट बताएं, इंद्रधनुष
प्रकाश, श्वेत प्रकाश टूट के 7 रंग में बिखरता है, उसी को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधों, या तो इसका में और लिख सकते हैं दलहनी पौधे, दलहनी पौधे, दाल वाला पौधा मटर हो गया, अरहर हो गया, ये सब का जड़ में पाया जाता है। स्वयं पोषी का उदाहरण, स्वयं पोषी कौन? एक ही है, हरा पौधा है बस। और विषम पोषी का उदाहरण गाय, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब तो विषम पोषी, दूसरों का बना हुआ खाना खाते हैं सब। आगे आगे पढ़ते हैं हम लोग। खरीफ फसल और रबी फसल, ये दोनों का एग्जाम्पल ना हर बार एग्जाम में पूछ ही देता है, इसलिए इसको तो अच्छा से याद कर लीजिए। इसको एक ट्रिक बता रहे हैं, खरीफ और रबी। रवि किसी लड़का का नाम है ना, याद कीजिएगा कि अगर रवि लड़का का नाम है तो इसको ठंडा लगेगा ज़्यादा। रवि को क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। रवि फसल जैसे बोल दिया, समझ जाइए रवि को ठंडा लगेगा। ठंडा का सीजन में क्या क्या उगता है? ठंडा के दिन में देखिए आप बाजार में आप क्या क्या देखते हैं? ठंडा के दिन में गेहूं लगा हुआ रहता है, चना रहता है, जौ रहता है, मटर मिलता है ठंडा दिन में। मटर ठंडा में ही मिलता है। अब मटर में ही सरसों भी लगा हुआ रहता है, तो मटर, सरसों, गेहूं, चना, ये सब रबी फसल है। और खरीफ फसल जो बरसात में उगेगा, खरीफ फसल जो बरसात में क्या क्या लगता है? जब पानी आता है उस समय धान लगा हुआ रहता है, मक्का रहता है, मक्का लगा हुआ रहता है, मूंगफली लगा रहता है, जूट, अरहर, बाजरा, ये सब सारा चीज हम लोग का लगा हुआ रहता है। रेशेदार फसल के उदाहरण बताइए। रेशेदार फसल कौन कौन है? तो कपास में रेशा पाया जाता है, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सब रेशेदार फसल है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दौनी। दौनी एक प्रक्रिया का नाम जिसमें अनाजों को, फसल से अनाज को अलग कर लेते हैं, उसको दौनी बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन में दिखा हुआ रहेगा कि घटता है, बढ़ता है, तो ऑप्शन में क्या मानना है? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। रासायनिक घूमन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पीड़कों को नियंत्रण में, पीड़क जो कीड़ा मकोड़ा आता है उस सबको नियंत्रण करने के लिए रासायनिक घूमन का उपयोग किया जाता है। आगे, दाने को भूसे से अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो दानों को भूसा से अलग करते हैं ना हम लोग अनाज निकालने के लिए, तो उस प्रक्रिया को ओसाई बोलते हैं, ओसाई। मिट्टी को उलटने पलटने, पोला बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो मिट्टी को उल्टेगा पलटेगा उसको तो जुताई बोलते हैं जी, जो हल के द्वारा होता है, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के माध्यम से होता है, ये जुताई प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं। तो फसल 3 प्रकार का, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ बोलते हैं बरसात वाला को, रबी बोलते हैं ठंडा में लगेगा, और जायद फसल बोलते हैं गर्मी वाला। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? अच्छा सॉरी, यहाँ गलत हो गया। बुध ग्रह सबसे नजदीक का ग्रह है, जो अगर गर्म ग्रह बोलेगा तो यह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह काहे गर्म होता है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक भी है और इसका में वायुमंडल है। बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है, तो और शुक्र ग्रह में वायुमंडल है, तो जितना प्रकाश आता है इसका वायुमंडल प्रकाश को रोक लेता है, उसी कारण ये गर्म रहता है। तो सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह बस याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। सबसे नजदीक का बोलेगा तो बुध ग्रह है। कौन सा बल और सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? कौन सबको बांध के रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। पहले तो 9 थे, एक को हटा दिया गया प्लूटो को, अभी 8 ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति नाम है। बृहस्पति याद रखिए, इसका में हम लोग जैसा पृथ्वी जहां रहते हैं ना, 1329 पृथ्वी इसका में घुस सकता है, तो बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है। आगे देखते हैं, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बुध ग्रह है, सबसे छोटा। सौर परिवार का चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को बोलते हैं, और भोर और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। चमकीला है, साथ में दिखता भी है सुबह शाम में, इसीलिए भोर और शाम का तारा भी बोलते हैं इसको, शुक्र ग्रह को। सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सोच रहे हैं, 40-45 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग को गर्मी छुट्टी मिल जाता है। ये 6000 डिग्री सेल्सियस है, हड्डी भी पिघल जाएगा। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम बुध, अभी फर्स्ट में ही बताए थे। कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं? कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं? उपग्रह मतलब चांद।
किसका एक भी चांद नहीं है? तो बुध ग्रह का। बुध ग्रह में एक भी चांद नहीं है। आगे, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों दिखाई नहीं देते हैं? तो बड़ा बड़ा शहर में प्रदूषण ज्यादा होगा, धूल धुएं से भरे आसमान में वे छिप जाते, धुआं धूल ये सब रहता, उसके कारण वे लोग छिप जाते हैं। यही हम लोग का ये है। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन? सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, अगर हिंदी में नाम पूछे तो वरुण। सबसे दूर ग्रह कौन है बाबू? नेपच्यून या वरुण। पृथ्वी का उपग्रह का नाम, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा, एक ही को तो चांद है हम लोग का, चंद्रमा। शुक्र का, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकट कौन है? तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी का निकट शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी तारा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 8.3 प्रकाश वर्ष है, या बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। फोबोस क्या है? फोबोस मंगल का उपग्रह। फोबोस एक चांद का नाम है, फोबोस एक चांद का नाम है जो मंगल ग्रह का चांद है ये। आगे पढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? हम लोग छोटी सी दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, थोड़ा बड़ा है तो किलोमीटर में, लेकिन खगोलीय पिंडों का दूरी को क्या चीज नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। पूछता ही ये सवाल, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को जानते हैं? शुक्र ग्रह को। वृहद सप्तऋषि क्या है? वृहद सप्तऋषि एक तारामंडल है जिसमें 7 गो तारा रहता है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? कृत्रिम उपग्रह का नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट था भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। आगे देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, क्योंकि मंगल में भूमि का रंग लाल है, मिट्टी का रंग ही लाल है, क्योंकि उसमें आयरन का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां? सुंदर सुंदर वलय आकृतियां शनि ग्रह पे है। आगे, कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं? याद रखिएगा, पूछेगा ये, ग्रह, उपग्रह, तारा, ये सब पूछेगा। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य में नहीं आता है, तो तारामंडल हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं। टूटता तारा को क्या कहते हैं? टूटता तारा को उल्काएं बोलते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह बोलते हैं। जो ग्रह का परिक्रमा करेगा उसको उपग्रह बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा जो करेगा उसको ग्रह, जो सूर्य का परिक्रमा करेगा उसको ग्रह, और जो ग्रह का परिक्रमा करेगा उसको उपग्रह। मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। क्या चीज का? कृत्रिम उपग्रह से ही पता किया जाता है कब भूकंप आने वाला है, कब मौसम खराब रहेगा, ये सब पता किया जाता है। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण, तरल घर्षण बोलते हैं। सर्पी घर्षण किस घर्षण से कम रहता है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम रहता है। सर्पी घर्षण किस घर्षण से कम रहता है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम रहता है। आगे, तैलीय सतह से घर्षण क्या होता है? तेल लगाने से घर्षण कम, घर्षण मतलब रगड़ाना होता है, घर्षण मतलब रगड़ाना, तो कम रगड़ाएगा ज्यादा रगड़ाएगा? तेल लगाने से तो चिकना हो जाता है जी, तो रगड़ाएगा कम। तैलीय सतह से घर्षण कम हो जाता है। बॉल बियरिंग के उपयोग से भी क्या होता है? छल्ला जो लगा रहता है टायर में, जल्दी जल्दी घूमता है तो घर्षण घटता है उसका से। टायर की तलियों में गोटियां, जो गोटी लगा रहता है उससे तो घर्षण बढ़ता है, ताकि गाड़ी सब रास्ता में फिसले नहीं, इसलिए बनाया जाता है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। आप लोग दोनों हाथ को भी रगड़ के देखिए, वहां से उष्मा निकलेगा, गर्म हो जाएगा हाथ। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है, जल्दी जल्दी फिसलता है गोटी, तो घर्षण वहां से कम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। घर्षण को कम किया जा सकता है क्या कैसे? तो तेल लगा करके, पाउडर लगा करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके। घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसा पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ है, समतल है कि रुखड़ा पृष्ठ है, इस पर डिपेंड करता है हम लोग का घर्षण। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं रेशा वाला में। तो पहले पूछेगा प्राकृतिक रेशा का नाम बताइए। प्राकृतिक रेशा का नाम क्या क्या है? कपास, ऊन, जूट, रेशम, ये सब प्राकृतिक रेशा का नाम है। आगे कृत्रिम रेशा का नाम बताइए। तो कृत्रिम रेशा क्या क्या है? नाइलॉन, टेरिलीन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये सब कृत्रिम रेशा है। अब ये सवाल रिपीट करता है बार बार कि पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। पैराशूट और एक चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी, नाइलॉन
का उपयोग करते हैं। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप कागज होता है। आगे, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उसी को प्लास्टिक बोलते हैं। ज्यादा अनुभार वाले बहुलक रहेगा उसको प्लास्टिक बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं कि जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया या जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। ये पूछता है सवाल, जो प्राकृतिक, जिसको छोटा जीवाणु सब सड़ा गला देता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और अजैव निम्नीकरणीय जिसको नहीं सड़ा गला पाता है उसको जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं। सब्जी का छिलका ये जैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय, वो नहीं सड़ता गलता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ध्वनि संचरित किससे किससे होगा? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होगा। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा। ठोस में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का संचरण, तेजी से चलता है। आगे, वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई, जो हम लोग का ध्वनि निकलता है बोलते हैं, उसमें वाक तंतु लगल रहता है। वाक तंतु का लंबाई कितना होता है? 20 मिलीमीटर रहता है। और वही अगर महिला में पूछ देगा तो महिला में 15 मिलीमीटर, महिला में 5 मिलीमीटर कम रहता है। तो पुरुष में 20 मिलीमीटर, महिला में 15 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं इसका में कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास कितना है? हम लोग कितना से कितना हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा। अप्रिय ध्वनि को क्या बोलते हैं? जो ध्वनि हम लोग को पसंद नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? शोर। बर्तन गिर जाता है, अच्छा लगता है क्या साउंड? नहीं, तो उसको शोर बोलेंगे। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है कि कितना प्रबल ध्वनि है। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, वो ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हम लोग उसको नहीं। अभी देखिए कानों का परिसर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वाले को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको नहीं सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को व्हेल हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ये सब 20 हर्ट्ज से कम ध्वनियों को उत्पन्न करके बात करता है आपस में। आगे देखते हैं, पराश्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति रहेगा उसको पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका यूज कौन करता है? इसका यूज चमगादड़ करता है अपना शिकार उकार पकड़ने में, रात को उड़ने में हेल्प करता है उसको। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहते हैं? तो उसको आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकंड में जितना कंपन होगा, कोई 1 सेकंड में 4 बार कंपन कर रहा है, कोई 10 बार कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति बोलते हैं उसको। आयाम का ऐसा मात्रक क्या है? आयाम को हम लोग मीटर से नापते हैं। विपरीत आवेशों के बीच अगर अलग अलग आवेश रहेगा, प्लस है वो माइनस, तो क्या करे? खींचेगा अपने आप को, आकर्षण करेगा। आकर्षण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समान आवेश के बीच होता है, अगर एक समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेगा। आप चुंबक ही ले लीजिए, चुंबक का एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, और अगला फिर नॉर्थ लिया। अगर समान पोल लीजिएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, दूर भेजेगा, नहीं चिपकेगा ये। आगे, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से अभिलेखित करते हैं? भूकंपी तरंगों को क्या चीज से अभिलेखित करते हैं? भूकंप लेखी से। भूकंप लेखी का यूज करते हैं हम लोग। आगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रिक्टर पैमाना। याद रखिएगा, रिक्टर पैमाने से भूकंप की स्पीड को नापते हैं हम लोग। दूसरा प्रदूषक किसको बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। और विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी, जो हम लोग का विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ हम लोग का गर्म हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस बढ़ रहा है उसके कारण। आगे, जैविक कारक पूछ रहा है। जैविक कारक जिसमें जान होता है, और अजैव जिसमें जान नहीं होता है। बस याद रखिए, जैविक कारक में जीव जंतु आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा। अजैव कारक में लकड़ी, पर्वत, मोटर कार, हवा, पानी, ये सब अजैव कारक है। हवा, पानी, ये सब अजैव कारक है किसी भी पाई तंत्र का। अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है। अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव कौन है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। किसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक के रखता है वो, तो किसके कारण उसका नाश हो रहा है? सीएफसी के कारण। जो हम लोग, तब पूछेगा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलता कहाँ से? तो जितना भी एयर कंडीशनर, फ्रिज, एसी जितना भी यूज करते हैं हम लोग, वहीं से निकलता है सीएफसी। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशी है, कीट सबको मारने का एक रसायन है डीडीटी, याद रखिएगा। पूछता है डीडीटी क्या है? कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? हरितगृह मतलब हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, वो कौन सा गैस बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड।
गैस जला रहे हैं हम लोग, लकड़ी जला रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, गाड़ी चल रहा है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग को। आइए अब आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया है? सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है, 78% है जी नाइट्रोजन। प्राथमिक प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग दूसरा प्रदूषक पढ़े थे, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड था, याद रखिएगा। प्राथमिक प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा तो सल्फर डाइऑक्साइड। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसको कौन नहीं जानेगा जी। सांस लेते कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रदूषक। जो जितना भी पदार्थ जो जल को प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, उसको प्रदूषक बोलेंगे। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? लोहा की फैक्ट्री कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में लोहा इस्पात टाटा इसका फैक्ट्री है। आगे, प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ होता है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो गवर्नमेंट बना के देता है वो प्राकृतिक आवास और वन्य प्राणियों का संरक्षण रहता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब चालू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 से 73 में चालू हुआ था। इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत टाइगर को नहीं मारना था, टाइगर को बचाना था हम लोग को। टाइगर का संख्या ऐसे कम हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है? तो राष्ट्रीय उद्यान कुल हम लोग का 77 है। राष्ट्रीय उद्यान पूछता है, संख्या पूछता है, राष्ट्रीय उद्यान 77 है, याद रखिएगा अच्छा से। वनोन्मूलन का कारण क्या? वनोन्मूलन, वन जो कम हो रहा है, वनोन्मूलन मतलब हम लोग का जंगल जो कम हो रहा है, उसका कारण क्या क्या है? पहला, भवन निर्माण के लिए काट रहा है पेड़ पौधा को, कागज उद्योग के लिए काट रहा है, सड़क निर्माण के लिए काट रहा है। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या, कुल कितना अभयारण्य है? तो भारत में कुल अभयारण्य 421 है। राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो 77 है। ये सब याद कीजिएगा। आगे पूछा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का पलामू में है। और दलमा अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान रांची में है, जिसको ओरमांझी पार्क बोलते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान रांची में है। और बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? लातेहार में है, लातेहार में। गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ क्या है? ये पूछता है जी, गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ क्या है? पेट्रोलियम बोलते हैं उसको। कोयला को बनने में समय लगता है कितना? लाखों वर्ष का समय लग जाता है कोयला को बनने में, लाखों वर्ष का समय लगता है। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में काम होता है? पेट्रोलियम को कौन सा उपयोग? तो याद रखिए बिटुमेन, बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में काम किया जाता है। क्षय प्राकृतिक, क्षय मतलब भाई समाप्त होने वाला, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होगा। क्षय समाप्त होने, समाप्त कौन कौन हो सकता है? पेड़ पौधे, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्षय है। बाकी अक्षय प्राकृतिक संसाधन में हवा, मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। काला सोना किसको बोलते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना, पेट्रोलियम को। कोयले के भंजक श्रवण उत्पाद है, कोयले के भंजक से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कोक। कोयले का जो भंजक से हम लोग को कोक प्राप्त होता है। घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अच्छा ईंधन उपयोग करते हैं? कौन सा सबसे अच्छा ईंधन है? सीएनजी। सबसे अच्छा ईंधन सीएनजी है। आगे, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन है हम लोग का? जिसको हम लोग प्रकृति दिया है, भगवान दिया हम लोग को। हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब हम लोग को भगवान देख रखा है। ये सब प्राकृतिक संसाधन है हम लोग का। छांटने के लिए देता है प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसी में एक ऑप्शन डाल देगा कार। तो बताइए, कार को छांट के निकाल दीजिएगा, वो आदमी बनाया है उसको। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? कौन सा ईंधन सबसे अच्छा चल रहा है अभी? सीएनजी। ये प्रदूषण भी कम करता है। हम लोग 8 क्लास के सारे एमसीक्यू को एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसको अच्छे से तैयार कीजिए। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आएगा ही आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।